आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है वापसी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विकास को यह तो पता था कि अम्मा और बाबूजी के आने की खबर से नीला खुश नहीं है, पर वह इस कदर झुझलाएगी और वातावरण को तनावग्रस्त कर देगी, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। पिछली बार वह जबलपुर गया था, तब उसने माता पिता के प्रति छोटी बहू का सपना, अपेक्षापूर्ण व्यवहार देखकर वह समझ गया था कि माता पिता वहाँ पर मानसिक रूप से कितने आहत हैं। यद्यपि वह जानता था कि उसकी पत्नी नीला के हृदय में भी सास ससुर के प्रति पहले जैसा आदर नहीं रह गया, फिर भी वह चाहता था कि माता पिता उसके साथ रहें। पर माँ ने कहा, अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि हो जाए फिर आएंगे। विकास हमेशा से माता पिता का आज्ञाकारी रहा। उसके पिताजी ने अपनी युवावस्था और प्रौढ़ावस्था उस युग में बिताई जब व्यक्ति ईमानदारी को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समझता था और लोग स्टेटस बनाए रखने की खातिर अनैतिक साधनों से धन अर्जित करने की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होते थे। विकास को अक्सर याद आता था कि जब वह छोटा था तो पिताजी को कुल 500 रुपये वेतन मिलता था, पर उस छोटी सी रकम में भी उनका जीवन कितना खुशहाल था। पिताजी उसके हर जन्मदिन पर एक नई पोशाक अवश्य खरीद कर लाते और मारे खुशी के वह पिताजी से लिपट जाता। माँ खीर व पूरी बनाती और दादा दादी माता पिता एक दूसरे से परिहास करते हुए खाना खाते। लेकिन आज तो घर की परिभाषा ही बदल गई है। घर पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित रह गया है। दादा दादी को साथ रखने की बात तो दूर, माता पिता को भी अनावश्यक बोझ समझा जाता है। उसने तो सदा यही पढ़ा और सुना था कि नारी संवेदनशील और भावुक होती है। फिर छोटे भाई की पत्नी सपना और उनकी पत्नी नीला अपने सास ससुर के प्रति इतनी संवेदनशील क्यों हो गई हैं? आज वह प्रति माह नैतिक अनैतिक साधनों से हजारों रुपए अर्जित करता है। समय समय पर पत्नी बच्चों को महंगे उपहार देता रहता है, पर उसकी आंखों में अतृप्ति की भावना झलकती ही रहती है। पिताजी सच ही कहा करते हैं, ऊपरी कमाई में बरकत नहीं होती, पर वह भी क्या करे। भौतिक सुखों के रंग में रंगी पत्नी और बच्चों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि वेतन से गुजारा नहीं होता। रिश्वत लेने से मन में जो अपराध बोध की भावना जन्म लेती है, उसे दूर करने के लिए वह भी यह सोच कर संतोष कर लेता है कि स्टेटस के लिए यह सब जरूरी है। पर कैसा स्टेटस जिसे बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान को बेचना पड़ता हो। वह इसी सोच में डूबा था कि नीला सामने खड़ी हो गई और विकास के बालों को सहनाने लगी। लेकिन उसका यह स्पर्श भी विकास को अपना सा नहीं लग रहा था। शादी के बाद आरंभिक वर्षों में नीला को पैसे की ऐसी भूख नहीं थी। उन दिनों नीला बहुत खुशमिजाज थी। उसके होठों पर सदैव मुस्कान रहती थी। उन दिनों वह सास ससुर को माता पिता जैसा ही सम्मान देती थी। पर जब से विकास की पदोन्नति हुई और अपनी आमदनी कमाने के रास्ते खुलने लगे, तब से नीला की ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने की हवस बढ़ने लगी और वो सास ससुर से भी पैसे की आशा करने लगी। नीला ने बच्चियों को भी नहीं सिखाया कि वे दादा दादी का आदर करें। पिछले वर्ष जब विकास के माता पिता उसके घर आए तो नूपुर ने पिता से पूछा, ये लोग अपने यहाँ क्यों रह रहे हैं? तब विकास स्तंभ रह गया था। सास ससुर के आने की खबर से नीला गंभीर हो गई थी। उसने पूछा, उनकी यहाँ आने की योजना कैसी बन गई? अरे भाई, मैंने उन्हें परसों फ़ोन कर दिया था, वे यहाँ आ जाएं। वैसे भी सपने के व्यवहार से वे वहाँ आहत हैं। यहाँ आ जाएंगे तो वातावरण बदल जाएगा। तुम भी तो कभी लिखा करती थी कि यहाँ आ जाइए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, अब क्या हो गया? विकास ने कहा, जैसे तुम जानते ही नहीं हो कि क्या हुआ है। हाँ, साल भर पहले तक मैं उन्हें लिखती थी कि आप यहाँ आ जाइए,
पर उस समय की बात अलग थी। तब उम्मीद थी कि वे प्लॉट की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर देंगे और पुश्तैनी भवन में जो बंटवारा होगा उसमें से कम 3 फ्लैट तुम्हें ही मिलेंगे। पर जब से तुम्हारे भाई को व्यवहार में 4 लाख रुपए का घाटा हुआ, विरासत में संपत्ति मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कुछ मिलना तो सेवा भी कर देती। नीला झुंझलाकर बोली, आपने पास कमी किस चीज़ की है? लाखों रुपए हैं, प्लॉट है, कार है। फिर यदि माँ बाप आर्थिक संकट में है तो उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। विरासत में संपत्ति नहीं दे सकते तो क्या, उनसे संबंध तोड़ लो। विकास ने झुर्ला कर कहा। तुम बने रहो श्रवण कुमार, पर मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे माता पिता के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाऊंगी। हो सके तो फ़ोन करके उनसे कह दो कि वे न आए। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है और किसी की सेवा करना मेरे बस की बात नहीं। नीला ने आवेश में आकर कहा, जो भी हो, जब तक अम्मा और बाबूजी यहाँ रहेंगे तुम उनसे ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे उनका दिल दुखे। विकास ने आवेश में आकर कहा और क्लब चला गया। नीला भी चिल्लाती हुई शाम के भ्रमण करने चली गई। विकास के पिताजी रामप्रसाद जी ने अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वे तो स्वभाव से ही इतने निर्लिप्त थे कि यदि पत्नी जोर न देती तो वे ऋण लेकर मकान भी नहीं बनवाते। हाउसिंग बोर्ड से ऋण लेकर उन्होंने भवन बनवाया जिसमें 4 फ्लैट थे। 25 वर्ष पूर्व उन्होंने 10,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदा था जो अब 5 लाख रुपए का था। प्लॉट पर पहले से ही बड़ी बहू की गिद्दी दृष्टि थी और उसे आशा थी कि बिल्डिंग में से 3 फ्लैट उसके पति को अवश्य मिलेगी। इसीलिए वह सास ससुर के अनुरोध करती रहती थी कि वे कुछ दिन उनके साथ भी रहें। पर अचानक देवर कमल को व्यवसाय में 4 लाख रुपए का घाटा हो गया और घाटे की पूर्ति के लिए प्लॉट को बेचना जरूरी हो गया था। कमल ने सपना के साथ प्रेम विवाह किया था। सपना निम्न मध्यवर्गीय परिवार की युवती थी। उसने सुख व वैभव की जिंदगी जीने की खातिर कमल को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमल पर उसका ऐसा असर हो गया कि उसने माता पिता से साफ कह दिया, शादी करूँगा तो सपना से ही, वरना कुंवारा रहूँगा। अनंत उन्होंने कमल को सपना से शादी की अनुमति दे दी। भव्य आयोजन के साथ कमल और सपना की शादी हो गई। सपना को उम्मीद थी कि प्लॉट और 2 फ्लैट की रजिस्ट्री उसके पति के नाम पर हो जाएगी। इसी उम्मीद से वह 2 वर्षों तक सास ससुर की उत्साहपूर्वक सेवा करती रही। सपना एक पुत्र और पुत्री को जन्म दे चुकी थी। इसी बीच कमल को कारोबार में 4 लाख रुपए का घाटा हुआ। कमल इतना हताश हुआ कि घर बैठ गया। जिनके शेयर थे उन्होंने पैसों के लिए तगाजदी करना आरंभ कर दिया। सपना ने जिस वैभव के लिए सपने देखे थे वह चकनाचूर हो गया। अतः आर्थिक रूप से संकट में फंसे कमल को भावनात्मक संबल प्रदान करने की बजाय वह उसे व्यंग प्राणों से घायल करने लगी। वहीं सीधे साधे सास ससुर को भी ताने देने लगी। जो बहू कभी सास ससुर को एक से एक व्यंजन बनाकर खिलाती थी, उसे उनके लिए 2 समय की रोटी बनाकर देना भी भाव स्वरूप लगने लगा। सास ससुर 12 बजे तक भूखे बैठे रहते और सपना अपने लिए होटल से टिफिन मंगवाकर पेट भर खा लेती। सास के नेत्रों की ज्योति कम होती जा रही थी, फिर भी अपने और पति के लिए खिचड़ी या दलिया बना लेती थी। दोनों मानसिक रूप से टूट चुके थे, इसीलिए बड़े बेटे के साथ रहना चाहते थे। जब वे विकास के घर पहुंचे तो नीला ने विकास की मौजूदगी को देखते हुए होठों पर मुस्कान लाकर उनका स्वागत किया। विकास अपनी पत्नी के स्वभाव को समझता था, इसीलिए इस बात का ध्यान रखता था कि माता पिता पौष्टिक आहार लें। रात को उनके लिए दूध की व्यवस्था कराता था। नीला अपनी संवेदनशीलता खो चुकी थी। विकास के सामने तो वह सास ससुर से कुछ नहीं कहती, पर दोपहर में जब विकास दफ्तर में होता तो वह उन पर शब्दों के ऐसे बाण चलाती कि बूढ़े सास ससुर का हृदय आघात हो जाता। एक दिन उसने सास ससुर से कहा, अपने बेटे को बिगाड़ने में आपका हाथ रहा है। कारोबार में घाटा उसे हुआ और तनाव मेरे पति झेल लें।
मेरी औलाद ऐसी करती तो मैं उसका गला दबा देती। आप इससे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं? यदि विरासत में संपत्ति नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे पति को तो चैन से रहने दो। खबरदार, यह सब बातें इन्हें मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास के पास जवाब में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। शाम को जब विकास दफ्तर से लौटा तो नीला ने एक नज़र सास पर डाली और पति से कहा, मैं कहाँ तक माताजी का मन बहलाऊं? मैं तो इनका अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। माताजी, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? नीला ने होठों पर कुटिल मुस्कान लाकर कहा। सास बहू के ऐसे व्यवहार को देखकर हतप्रभ रह गई। एक दिन सास अपनी दोनों पोतियों को गोद में खिला रही थी। उन्हें कहानी सुनाते हुए बोली, एक दिन एक राजकुमार आएगा और घोड़े पर बिठाकर तुम्हें ले जाएगा। नीला कुटीन मुस्कान लाकर बोली, और तुम्हारी दादी तुम्हें सोने से लाद देंगी, क्यों माताजी? उसने ठहाका लगाया। सास स्तंभ रह गई थी। वे सोचती, जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो इसी बहू को समय समय पर कई गहने बनवा दिए थे, उसे बेटी से ज़्यादा स्नेह दिया, और आज जब वे आर्थिक रूप से असहाय हैं, बहू को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, तो बहू उनके प्रति इतनी निर्मल हो गई है। क्या पैसा ही सब कुछ है? संवेदना स्नेह का कोई महत्व नहीं। वे आंसुओं को रोक न सकी। वृद्ध पति एकाएक कमरे में आ गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो गए। पत्नी के कंधे पर कुछ देर तक हाथ रखकर उसे सांत्वना देते रहे। कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। उनकी स्थिति भी तो ऐसी ही थी कि बहू घर से निष्कासित करना चाहती थी और वे बिन बुलाए अतिथि की भांति रह रहे थे। घुटन दोनों को महसूस हुई। थोड़ी देर पार्क में बैठे। उन्होंने पत्नी से पूछा। दोनों 2 घंटे तक पार्क में बैठे रहे। पार्क में खेल रहे बच्चों की अटखेलियों से मन हल्का हुआ। जी चाहा कि पार्क में ही बैठे रहें, घर न जाएं, पर अंधेरा हो गया था। वे भारी कदमों से घर के अंदर आए। नौकर ने बताया कि साहब, मैडम और बच्चे शादी में गए हैं। यह सोचकर राहत की सांस ली, चलो कम से कम कुछ देर तो बहू की आहत करने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान से बच गए। नौकर ने सुबह की बची ठंडी रोटियां और फ्रिज में रखी सब्जियां निकालकर परोस दी। भैया, ये सूखी रोटी चबा नहीं पाते, थोड़ा दूध गर्म कर दो, वे बोली। माँ जी, दूध का एक भी पैकेट नहीं है। मेम साहब बोली थी कि शादी से खाना खाकर लौटेंगे, देर हो जाएगी, इसीलिए दूध नहीं पिएंगे। पैकेट मत लाना, अब तो डेयरी भी बंद हो गई है। नौकर ने कहा, भैया ये 5 रुपए ले और आसपास के होटल से दूध ले आओ, ये दूध के साथ रोटी खा लेंगे। वह नौकर के सामने गिड़गिड़ाई। नौकर को दया आ गई। वह होटल से दूध ले आया। दूध ऐसा था जैसे पानी में दूध की बूंदें डाली गई हो। फिर भी दोनों ने उसमें रोटी मसल कर खा ली। उन्हें याद आया, जब पति नौकरी में थे तो वे अपने रसोइयों को गर्म और ताज़ा खाना देती थी, और आज उनका अस्तित्व नौकरों से भी गया गुजरा हो गया है। 2 बेटों की माँ होने के बावजूद वे स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। उस दिन नौकर नहीं आया था। विकास दफ्तर की एक मीटिंग में गया था। नीला कॉफ़ी हाउस में नाश्ता करके आ गई थी। नीला ने 2 बजे तक खाना नहीं बनाया। वे हंसकर बोले, शायद बहू समझ रही होगी कि आज मेरा उपवास है, पर आज तो उपवास नहीं है। पर उसकी हंसी में उदासी साफ झलक रही थी। चिढ़कर नीला ने खिचड़ी बना दी। रात को लीना ने कहा, आप लोग भी अजीब हैं, आपकी यहाँ इतनी फजीयत हो रही है, फिर भी बेशर्मी के साथ यहाँ टिके हुए हैं। अपना और अधिक अपमान नहीं करवाना हो तो यहाँ से रवाना हो जाइए। सास खामोश होकर कुछ सुनती रही। सुबह उन्होंने कहा, बेटा यहाँ बहुत दिन हो गए, अब हम वापस जाना चाहते हैं। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ के तनावपूर्ण वातावरण की अपेक्षा तो यहाँ शांति है। कुछ दिन और आराम कीजिए, विकास ने कहा। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में सास ससुर पर कितने तीखे व्यंग्य बाण चलाती है। तुम और बहू
हम लोगों को बहुत ध्यान रखते हो, पर अब हमें अपने घर जाना चाहिए। पिताजी बोले, उनका दिल जानता था कि वह घर भी उनका अपना कहाँ रह गया है। उस घर पर भी तो छोटे बेटे और उसकी स्वार्थी बहू का दबदबा बना हुआ है। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपने तो मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया, नीला ने पति के सामने दिखावा करते हुए कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई खलनायिका जैसी बहू का ढोंग देखकर सास ससुर स्तंभ रह गए। बस से लौटते हुए वो सोच रहे थे उनकी वापसी अवश्य हो रही है, पर वे कहाँ जा रहे हैं? एक बहू के व्यंग बाण झेलकर दूसरी बहू के व्यंग बाणों से आहत होने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बेटों को जन्म दिया था? बड़े आरामों से उनके लिए बहुएं लाए थे। बहुओं को बेटियों जैसा स्नेह दिया और बदले में क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। जीवन भर की कमाई से अपने लिए जो घरौंदा बनाया था, उसमें वे आज शांति से नहीं रह सकते। उन्हें याद आया 25 वर्ष पूर्व उनके पड़ोसी वर्मा जी ने कहा था, आप तो 2 पुत्रों के पिता हैं। बेटों का बाप भाग्यशाली होता है। पुत्रों के प्रति उन्हें बहुत मोह था। इस मोह के कारण 3 बार पत्नी का गर्भपात करा दिया था। तीनों बार गर्भ में कन्या थी। हर बार पत्नी फूट फूट कर रोई थी, पर उनका मन नहीं पिघला था। आज उनके बेटे बहुओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्हें लगा बस चलती रहे, ये यात्रा करते रहें। घर नाम की जगह से उन्हें डर लगने लगा था। उन्हें पता था घर पर उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। वे चश्मे के शीशों को पोंछने लगे, जो लगातार आंसुओं के बहने से धुंधले हो गए थे। तो ये थी एक छोटी सी पारिवारिक कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।